guys, this is Shraddha Tiwari and welcome back to Tiwari English classes. Well, in this video, I'm going to explain the poem Keeping Quiet line by line. Yes, इस वीडियो में हम आपकी इस पोएम Keeping Quiet जो कि पोएम नंबर 3 है, जिसके पोएट कौन है पैब्लो नेरूदा, इस पोएम को हम क्या करेंगे लाइन बाय लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे सो दैट आप इस पोएम को अच्छे तरीके से ग्रास्प कर सको। और हाँ, इस पोएम के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इस पोएम का कनेक्शन किस चैप्टर या किस पोएम से है आपके बुक के, वो सारी बातें हम बताते चले। क्योंकि अगर आप सैंपल पेपर उठाओगे ना तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे हैं, वो लगभग एक दूसरे से कनेक्ट करके पूछे जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम थीम की बात करें तो थीम क्या है भाई इस पोएम की, कि दिस इज एन एंटी वॉर पोएट्री। ये एक ऐसी पोएम है, एक एंटी वॉर पोएट्री है, मतलब जिसमें पोएट ने वॉर को अपोज किया है, मतलब इसका विरोध किया है युद्ध का। ठीक है, पोएट इज अगेंस्ट वायलेंस, एनिमल ब्रूटलिटी एंड प्लाइट ऑफ मैनुअल लेबर। तो पोएट जो है अगेंस्ट है, वो खिलाफ है, किसके खिलाफ है? वायलेंस, एनिमल ब्रूटलिटी, ठीक है, हिंसा के खिलाफ है। एनिमल ब्रूटलिटी, जो जानवरों को ब्रूटलिटी के साथ उनको ट्रीट किया जाता है, वो उसके अगेंस्ट है। एंड प्लाइट ऑफ मैनुअल लेबर, और वो किसके अगेंस्ट है? जो प्लाइट मतलब दुख, किसका दुख? मैनुअल लेबर्स, जो मजदूर हैं, जो फिजिकल वर्क करते हैं, उनके दुख को भी वो क्या कर रहा है? उसका भी विरोध कर रहा है। अगर हम देखें तो ये तो देखा आपने कि अपोज ये किस किस चीज को कर रहे हैं पोएट, लेकिन अगर हम देखें ये सपोर्टर किस किस चीज के हैं, तो ये किसको एडवोकेट कर रहे हैं? फ्रेटर्निटी, लव एंड ब्रदरहुड ना, ये इसके सपोर्टर हैं। और ये बताते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं ना, इसको कोई एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम लव, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड को अचीव कर सकते हैं। और वो क्या जरिया है, आई विल टेल यू लेटर सो दैट। अच्छा, एक चीज और कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड आई एम श्योर कि आपको ये जो पोएम है ना, इस वीडियो को देखने के बाद इस पोएम में कहीं से भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं रह जाएगी, आप किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अच्छा एक चीज और कि ये जो पोएम है, इस पोएम का टेक्स्ट मैंने इस पेज में लिखा है। ठीक है, तो मैं इस पेज में पोएम को पढ़ूंगी और आप लाइन बाय लाइन मैं इसको क्या करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें नाउ, तो पहली लाइन, पहला स्टैंजा है, पहले स्टैंजे की बिगनिंग लाइन क्या है? नाउ वी विल काउंट अप टू 12। ये पोएट कह रहा है कि अब हम कितने तक काउंट करेंगे? 12 तक। देखो 12 जो वर्ड है यहाँ पे वो कई चीजों को रिप्रेजेंट करता है। पहली चीज तो 12 का मतलब जो मैं प्रेफर कर रही हूँ, यहाँ पे 12 का मतलब फॉर सम मोमेंट्स। अब मैं क्यों प्रेफर कर रही हूँ उसको, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि इस पोएम के जब आप लास्ट वाली स्टैंजा या लास्ट से दूसरे स्टैंजा में आप देखेंगे तो वहां पे कुछ ऐसी बातें कही हुई हैं जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे 12 को मैं मोमेंट प्रेफर कर रही हूँ। ठीक है, ओनली फॉर सम मोमेंट्स। और दूसरा 12 का मतलब आपका एक 24 आवर्स में आपका 12 आवर्स भी हो सकता है, दिन वाला टाइम। ठीक है, तो वो भी 12 आप ले सकते हैं। और 1 ईयर की अगर मैं बात करूं तो 1 ईयर में भी 12 मंथ होते हैं, तो आप ईयर भी ले सकते हैं। लेकिन मैं जिसे प्रेफर कर रही हूँ, मैं सम, यहाँ पे 12 का मतलब मैं सम मोमेंट्स को प्रेफर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि नाउ वी विल काउंट अप टू 12। अब हम कितने तक काउंट करेंगे? 12 तक। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, एंड दैट टाइम व्हेन वी विल काउंट अप टू 12 वी ऑल हैव टू कीप स्टिल। हमें क्या रहना है? एकदम शांत रहना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और जब हम शांत रहेंगे, मतलब फॉर सम मोमेंट जब हम शांत रहेंगे एकदम, दैट टाइम वी हैव टू लुक एट द फेस ऑफ द अर्थ। हमें किस तरफ देखना है? अर्थ के फेस की तरफ। अब देखो अर्थ के फेस की तरफ पृथ्वी का चेहरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेस वर्ड यूज किया गया है, ये आपकी जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये यहाँ पे क्या होगी? पर्सनिफिकेशन। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? पर्सनिफिकेशन। क्यों पर्सनिफिकेशन हुआ है? क्योंकि यहाँ पे अर्थ को पर्सनिफाई किया जा रहा है ना, क्योंकि फेस की बात की जा रही है। फेस ऑब्वियसली लिविंग का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? पर्सनिफिकेशन। अगर हम फिगर ऑफ स्पीच देखें, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और जब हम पृथ्वी की तरफ देखेंगे दैट टाइम वी शुड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। देखो एनी लैंग्वेज कई प्रकार की होती है, आपकी सिंबॉलिक भी होती है, ठीक है, रिटन भी होती है, ओरल भी होती है। तो वो कहते हैं कि जब हम अर्थ की फेस की तरफ देखेंगे और फॉर सम मोमेंट्स के लिए जब हम शांत रहेंगे, तो उस टाइम हमें किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्सेशन नहीं करना है। हमें एकदम शांत रहना है, किसी भी प्रकार का कन्वर्सेशन किसी के भी बीच में नहीं होना है, फिर चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक है, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमें अपने आर्म्स को बिल्कुल भी नहीं मूव करना है। देखो आर्म्स का मतलब यहाँ पे हमारे हाथ भी हो सकते हैं, और दूसरा आर्म्स का मतलब वेपन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वेपन्स, आर्म्स को हम वेपन्स भी मतलब हथियारों का जो वेपन भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसे आर्म्स भी कहते हैं। तो आर्म्स का मतलब ना हमें हथियारों को उठाना है, ना अपने हाथ पैर को हिलाना है। ठीक है, ये तो आपका पहला स्टैंजा। सो ये कह रहे हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, और जब हम शांत रहेंगे, अर्थ की फेस की तरफ देखेंगे, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, ठीक है, और अपने किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हम नहीं दिखाएंगे, तो दैट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एकदम अद्भुत क्षण होगा वो, कि जब हर तरफ एकदम शांति होगी, तो वो बड़ा ही एक्सोटिक मोमेंट होगा। विदाउट रश, किसी भी प्रकार की दौड़ भाग नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, किसी भी प्रकार
प्रकार की टेक्नोलॉजी एक्टिव नहीं रहेगी, इंजन का मतलब यहाँ पे मैकेनिज्म से है, मशीन से है ना, तो किसी भी प्रकार की मशीनरी एक्टिविटी भी नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस। तो इस आकस्मिक स्ट्रेंजनेस में, इस अद्भुत, ये एक प्रकार की ये जो सडन स्ट्रेंजनेस होगी, स्ट्रेंजनेस क्या है भैया, कभी आज तक इसके पहले कभी पृथ्वी में एक साथ सभी शांत रहे हैं क्या ना, तो वो कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेंजनेस होगी, ये जो यूनिकनेस होगा, अचानक से ये जो लोग शांत हो जाएंगे, वो क्या होगा, वी वुड ऑल बी टुगेदर, और उस शांति में हम सभी क्या रहेंगे, साथ रहेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, और उस समय ये कह रहे हैं कि मतलब पहले इन्होंने बोला है कि किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं हो, ना पे हमें अपने आर्म्स उठाने हैं और ना ही अपने हमें हाथ पैरों को हिलाना है। अब ये कह रहे हैं फिशरमैन इन कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, जो फिशरमैन है ना, वो सी में व्हेल्स को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, एनिमल ब्रूटलिटी। अब यहाँ पे व्हेल क्या मतलब, मछली है ना, तो मछली को भी हम जानवरों को भी नहीं मारेंगे उस टाइम। तो यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है कि ये किसके विरोधी है, एनिमल ब्रूटलिटी के भी विरोधी है। इनका मानना यह है कि हमें जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो उसी से इसलिए ये कह रहे हैं कि उस समय जब हम शांत रहेंगे तो हम व्हेल्स को भी नहीं मारेंगे। एंड द मैन गिदरिंग साल्ट्स वुड लुक एट हिज हैंड्स, और वो आदमी जो कि नमक इकट्ठा करता है वो अपने हाथों की तरफ देखेगा। अब यहाँ पे बात आई क्या, प्लाइट ऑफ मैनुअल लेबर्स। अब ये जो आदमी है जो साल्ट कलेक्ट करता है, जो सॉल्ट गैदर करता है, वो उसके पास इतने काम होते हैं तो उसे अपने लिए समय ही नहीं मिलता। उसे नहीं पता होता है कि उसे कितनी चोट लगी है, उसके हाथ में कहाँ पे क्या हुआ है ना, उसको क्या तकलीफें हैं, बिकॉज ही इज बिजी ना, वो अपने काम में इतना व्यस्त होता है कि उसे खुद के लिए, अपने खुद के दुख दर्द देखने के लिए समय नहीं होते हैं। तो वही वो पॉइंट कह रहा है कि जब हम शांत रहेंगे, कुछ टाइम के लिए एकदम इनएक्टिव रहेंगे, तो उस समय हमें हमारे साथ क्या हो रहा है ये सारी चीजों को भी हम क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका दूसरा स्टैंजा। तीसरे में क्या कह रहे हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स ना, और अब वो किसकी बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है एंटी वॉर पोएट्री, जहां पे पोएट जो है वायलेंस का विरोधी है। तो इस पर्टिकुलर स्टैंजा में यही बात कही गई है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, और ऐसे लोग जो कि ग्रीन वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं ना, जो कि बायोलॉजिकल वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं, वॉर्स विद गैसेज, किससे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, गैसेज के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वॉर्स विद फायर ना, फायर के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, और वो एक ऐसी विक्ट्री चाहते हैं, ऐसी जीत चाहते हैं जिसे सर्वाइव करने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर हम देखें जब वॉर होता है, अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर की पूरी हिस्ट्री देखें तो यू कैन सी कि वहां पे कितनी ज्यादा मैसेकर हुए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब नो डाउट जीत तो हासिल हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को। ठीक है, किसी एक, क्योंकि दो पार्टी में जब युद्ध होगा तो कोई एक पार्टी तो जीतेगी ही, नो डाउट, लेकिन उस जीत का क्या है, उस विक्ट्री का क्या है, जब उस विक्ट्री को सर्वाइव करने वाला, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है, मतलब थर्ड वॉर के अभी भी चांसेस बने हुए हैं, जब ये थर्ड वॉर होगा तो आपको क्या लगता है कि कोई मरेगा नहीं, दोनों ही पार्टी के लोग मरेंगे और ऐसी जीत मिलेगी ना जिस जीत को कोई सर्वाइव करने वाला नहीं रहेगा। तो वही पॉइंट कह रहा है कि जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और वो एक ऐसी जीत चाहते हैं जिसको सर्वाइव करने वाला कोई बचेगा ही नहीं, तो वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो लोग भी जो कि इस समय वॉर में एंगेज हैं, जब वो भी शांत रहेंगे, जब शांत रहेंगे तो वो क्या प्लेन क्लॉथ्स पहनेंगे, मतलब सिंपल कपड़े पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और किसके साथ टहलेंगे, विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। ये ब्रदर मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके सगे संबंधी, ब्रदर मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग दैट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ ना, हर वो इंसान जो कि इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे पोएट ने ब्रदर वर्ड सभी के लिए यूज किया गया है। तो जब हम एक दूसरे के साथ वॉक करेंगे, समय बिताएंगे, तो क्या होगा, इन द सेट, कहां पे, छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए, मतलब किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में हम इंगेज नहीं होंगे, तो हमें एक दूसरे का मतलब एक दूसरे की कीमत क्या है हमें उस टाइम पता चलेगी। हमें तब पता चलेगा कि भाई वी आर फाइटिंग विद ईच अदर, हम एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं। ये कह रहे हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, ये कह रहे हैं जो मैं चाहता हूं ना उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विद टोटल इनएक्टिविटी लाइफ इट, विद टोटल इनएक्टिविटी, ये कह रहे हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है विद टोटल इनएक्टिविटी की मैं पूरी तरीके से आपको ये कह रहा हूं कि आप इनएक्टिव रहिए, आप लेजी बन जाइए, आप स्लॉथ बन जाइए, नो। इसलिए इन्होंने पहले ही ये बात कह दी है, ओनली फॉर सम मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए आपको एक्टिव होना है। ये पूरे लाइफ आपको एक्टिव इनएक्टिव होने की बात नहीं कर रहे हैं, ये फॉर सम मोमेंट्स आपको इनएक्टिव होने की बात कर रहे हैं। पूरे जीवन भर, पूरे आपके एक लाइफ स्पैन में ये आपको इनएक्टिव होने की बात नहीं कर रहे हैं। वही ये कह रहे हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा एक क्वेश्चन कहीं आया है, मैंने देखा था सैंपल पेपर में, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि क्या पोएट जो है वो सपोर्टर है किसका,
इनएक्टिविटी का ना, पोएट इनएक्टिविटी का सपोर्टर नहीं है। पोएट कुछ समय के लिए चाहता है कि आप क्या हो, पूरे ह्यूमन जो स्पेसीज है उनसे वो अपील करता है कि कुछ समय के लिए वो क्या हो जाए, शांत हो जाए। ओनली फॉर सम मोमेंट्स, फॉर होल लाइफ ये नहीं कह रहे हैं। तो लाइफ इट वॉट इट इज अबाउट, जीवन यही है ना, जो मैं बताना चाहता हूं यही जीवन है। आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ, ये कहते हैं कि हमारा जो लेना देना है, ट्रक मतलब यहाँ पे कहते हो कि एग्रीमेंट नहीं, आप ये कह सकते हो किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन, ये कहते हैं कि हमारा मृत्यु से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं यहाँ पे डेथ की बात नहीं करना चाहता हूँ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, ये कह रहे हैं कि यदि हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते, सिंगल माइंडेड मतलब हमने जीवन में क्या सीखा, बस यही कि हमें बिजी रहना है, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ काम करना है, सो दैट वी में अर्न, ताकि हम कमा सके। और जस्ट फॉर हम सिर्फ मेटेरियलिस्टिक एंजॉयमेंट के बारे में सोचते हैं, हम कभी अपनी स्पिरिचुअलिटी, कभी हम स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट के बारे में सोचे ही नहीं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि व्हाट इज लाइफ ना, कभी हमने ये नहीं सोचा कि व्हाई वी आर लिविंग, हम जी क्यों रहे हैं। कभी हमने उस गोल को नहीं समझा जिसके लिए पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ है। कभी हमने एक डिविनिटी में नहीं झांका। तो वही ये कह रहे हैं कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते, मतलब हम सिर्फ खाने और कमाने के बारे में ही ना सोच रहे होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, और सिंगल माइंडेड होने के चक्कर में हम हमेशा अपने लाइफ को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हमेशा अपने लाइफ को कहीं ना कहीं इंगेज कर रहे हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर एक बार के लिए, काश कि एक ऐसा समय होता जब एक बार के लिए हम लोगों ने कुछ ना किया होता, तो परहैप्स आई यूज साइलेंस, तो शायद वो साइलेंस, यहाँ पे यूज की बात, यहाँ पे यूज वर्ड इन्होंने क्यों यूज किया है, देखो यूज साइलेंस, यूज मतलब यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बीइंग है ये सबसे कह रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ह्यूज साइलेंस, क्योंकि एक इंसान के शांत रहने से शांति थोड़ी ना होगी, जब तक सब शांत नहीं रहेंगे तो सबकी शांति को इसने ह्यूज साइलेंस बोला है। तो ये कह रहे हैं कि शायद वो ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस आज का ये जो दुखी जीवन है, इंसान का जीवन क्या है, दुखों से भरा हुआ है, तो शायद इस सैडनेस की, आज की सैडनेस की, वर्तमान की सैडनेस को वो साइलेंस इंटरप्ट की होती, उसमें उसने हस्तक्षेप किया होता, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। और सबसे बड़ा दुख क्या है आजकल हमारे जीवन का, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, दैट वी हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। हमें हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हम क्या हैं, हमारा क्या मतलब, हमारा माइंड, हमारा सोल कहाँ पे क्या कैसे इंगेज है, हमें हमारे विषय में सोचने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है ना। दूसरे की बात तो छोड़िए, हम अपने ही विषय में नहीं, हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं, हम सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं कि हु वी आर, हम कौन हैं ना, हम ये चीज नहीं जानते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अर्निंग एंड स्पेंडिंग में क्या है, बिजी हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और ना तो हम अपने आप को समझ पा रहे हैं, और ये जो हमारा जीवन है ना, हमारे जीवन की जो भी सैडनेस है, जो भी माइजरीज हैं, ये हर टाइम हमें थ्रीट कर रहे हैं, हमें चुनौती दे रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं, किसकी, डेथ की। हमें किसकी चुनौती दे रहे हैं, डेथ की। अब देखो इसका थोड़ा सा एक बहुत ही डीप सेंस ये निकल रहा है कि डेथ इज एन इनएविटेबल थिंग ना, डेथ इज सर्टेन। डेथ क्या है, एक सर्टेन, एक फैक्ट है, हमें सबको पता है कि वन डे वी ऑल हैव टू डाई, एक दिन हम लोग को मरना है। बट एवरी टाइम जब भी डेथ की बात आती है, जब भी हमारे लाइफ में कुछ बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमें डरा देते हैं, तो हमें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाए, जबकि एक बात सत्य है। और जिस दिन हम ये सत्य समझ लेंगे, उस दिन हमें डेथ से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए पोएट कह रहा है कि हमने बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं दिया, हमने नहीं सोचा कि हु वी आर एंड व्हाट इज लाइफ एंड डेथ, हमने ये चीज कभी नहीं सोची। और यही कारण है कि जो हमारे जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमेशा हमें डराती रहती हैं, वो हमेशा इंडिकेट करती रहती है, हमेशा एक रिमाइंडर बन के हमारे सामने खड़ी होती है कि वन डे यू हैव टू डाई, एक दिन आपको क्या है, मरना है। सो अ फोर्थ स्टैंजा देखो, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। अब ये देखो, पहले स्टैंजा में इन्होंने कहा था कि हमें कहां पे देखना है, अर्थ के फेस की तरफ। अब क्यों अर्थ के फेस की तरफ देखना है वो आपको इस स्टैंजा में, कंक्लूडिंग स्टैंजा में आपको बता रहे हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी ही एक ऐसी चीज है ना जो कि हमें सिखा सकती है। देखो यहाँ पे इन्होंने नेचर को इंपॉर्टेंस दिया है, और इसके पहले भी कई सारे वर्ड इन्होंने ऐसे यूज किए हैं जो कि नेचर के सपोर्टर है, जैसे कि शेड में बैठना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि शायद पृथ्वी एक ऐसी चीज है दैट कैन टीच अस, जो हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हमें ऐसा लगता है कि हर चीजें डेड है ना, एवरी डोर्स आर क्लोज फॉर अस, जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, हर दरवाजे हमारे लाइफ के बंद हो चुके हैं, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में हमें वही कहीं ना कहीं हमें किसी भी प्रकार का सोल्यूशन मिल सकता है। तो वो चीज हमें कौन सिखा रही है, अर्थ। क्योंकि अगर आप अर्थ देखेंगे तो अटम में देखेंगे किस प्रकार से अर्थ जो होती है पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है। ऐसा लगता है कि अर्थ क्या हो चुकी है, कुछ भी नहीं है, एकदम डेड हो चुकी है, इसकी फर्टिलिटी क्या हो चुकी है, डिक्लाइन हो चुकी है। लेकिन वही जब बारिश का मौसम आता है तो अर्थ क्या हो जाती है, वंस अगेन ग्रीन हो जाती है। क्योंकि अर्थ के पास वो पेशेंस है, और अर्थ
एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने रखती है जो हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी क्या हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एक समय जब ऐसा आता है कि हमें लगता है हमारे पास बहुत दुख है, लेकिन अगर हम पेशेंस से काम लें, शांत मन से काम लें, सेल्फ एनालिसिस करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, तो हमें ये हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन आ जाएंगे। जस्ट लाइक अर्थ क्या हो जाती है, ग्रीन हो जाती है इन द मौसम, सॉरी इन द सीजन ऑफ क्या कहते हैं उसे, रेन। ठीक है, इन द सीजन ऑफ रेन। अब देखो, एंड आई विल काउंट अप टू 12। अब ये कह रहे हैं कि अब फिर से मैं क्या करूंगा, काउंट अप टू 12 मतलब 12 तक काउंट करूंगा फॉर सम मोमेंट्स। वंस अगेन आई एम सेइंग फॉर सम मोमेंट्स। ठीक है, ये कह रहा है कि अब फिर भी मैं कुछ समय के लिए काउंट करूंगा, कुछ मोमेंट्स के लिए काउंट करूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। ना, आप सभी लोग शांत रहेंगे और मैं यहां से चला जाऊंगा। क्यों पोएट चला जाएगा? बिकॉज पोएट का एक मेन गोल ही है कि वो लोगों को सिखाना चाहता है कि नो डाउट हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, ऐसा किसी का जीवन इजीली नहीं रन कर रहा है ना, किसी का लाइफ जो है, किसी की भी लाइफ आप उठा लो, कोई कितना भी रिच हो, चाहे कोई कितना भी हो ना, किसी का जो जीवन है वो आसानी से नहीं कट रहा है। अगर आपका जीवन आसानी से कट जाए ना, तो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड लाइफ, इसे हम जीवन नहीं कहते हैं। तो सबके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स का सलूशन भी हमारे सामने प्रेजेंट होता है। कब? जब हम शांत मन से, स्थिर दिमाग करके हर चीज सोचे तब। और ये चीजें तभी पॉसिबल है जब हमारे पास खुद के लिए टाइम होगा। ठीक है, अगर आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं है तो आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास नहीं है। हाँ, तो मैंने ये बोला था कि ये जो पोएम है इसको मैं किसी दूसरे पोएम से कनेक्ट करूंगी। तो अगर ये मैं देखूं तो आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है रोड साइड स्टैंड, जिसको अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। रोड साइड स्टैंड और ये कीपिंग क्वाइट को आपस में कोरिलेट करके बताया जा रहा है, जहां पे आप देखेंगे कि रोड साइड स्टैंड में पोएट बहुत ही ज्यादा, पोएट के एंगर को दिखाया जा रहा है, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, एग्रेवेटेड है ना। पोएट बहुत ही दुखी है, जो कि रोड साइड स्टैंड होल्डर है, उनके दुखों को देखकर बहुत ज्यादा दुखी है, और वो बहुत ही उसे गुस्सा आ रहा है किसके ऊपर, पॉलिटिशियन के ऊपर, जो सोशल रिफॉर्मर्स नाम के हैं उनके ऊपर उसे चिढ़ाती है, जो अमीर सोसाइटी है, रिच सोसाइटी है, उसके ऊपर उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो चाहता है कि काश कि वो कुछ ऐसा करे कि एक झटके में वो रोड साइड स्टैंड होल्डर जो है उनके प्लाइट को वो दूर कर सके। तो वही ये पोएम जो है, जहां पे एक तरफ वो बहुत ही परेशान है लोगों के दुखों को देखकर, वही कीपिंग क्वाइट में जो पैब्लो नेरुदा है वो क्या कर रहे हैं, वो सोल्यूशन दे रहे हैं। उनके ये पैब्लो नेरुदा क्या साबित करना चाह रहे हैं इस पोएम के थ्रू कि प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है लोगों के जीवन में, बहुत ही दुख है, बहुत ही तकलीफें हैं, लेकिन that misery, that problems can be solved through self analysis और इंट्रोस्पेक्शन ना। जब भी हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, थोड़ी देर अपने माइंड को रिलैक्स देंगे, थोड़ा टाइम हम अपने लिए बचाएंगे, तो शायद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ढूंढ सकेंगे। सो दिस इज द कनेक्शन बिटवीन रोड साइड स्टैंड एंड कीपिंग क्वाइट। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। एंड हाँ, अगर आपको ये पोएम में कहीं भी अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर सकते हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर